अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, इस प्रोग्राम में मैं तीन चार अरब कंट्रीज़ के हवाले से तीन चार टॉपिक्स हैं मेरे। एक तो अभी अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इमारात नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और इंडिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब की मीटिंग हुई है क्राउन प्रिंस सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान से। उस मीटिंग का क्या हिसाब किताब था, एक आपके साथ शेयर करना है। एक अरब यूनिटी आगे बढ़ के आई है सामने, ये जो अरब लीग की अभी कॉन्फ्रेंस हुई है वो क्या है, और अमेरिका सऊदी अरब, अमेरिका और सऊदी अरब रशिया, ये जो एक मसला चल पड़ा है उसके हवाले से, सऊदी अरब की इकोनॉमी के हवाले से। सऊदी अरब में अभी हमास और फ़लस्तीनी लीडरशिप उम्रा करने के बहाने गई थी। फिर एक अरब यूनिटी की बातचीत चल रही है जिसमें अरब लीडर्स ने खुल के कुछ बातें की हैं, और इसके अलावा ये सारी डिटेल आपके सामने रखूँगा। और इंडिया और सऊदी अरब और अरब कंट्रीज़ के ट्रेड रिलेशनशिप किस लेवल पे हैं ये आपके सामने चीज़ें रखूँगा। अजीज़ दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपनी इलेक्शन कैंपेन जब शुरू की थी ना 2019 में, 2020 के इलेक्शन के लिए, तो उसमें इसने कहा था कि मैं सऊदी अरब को एक पारिया बना दूंगा, यानी सऊदी अरब की दुनिया हिला दूंगा अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन हुआ ये कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका की दुनिया हिला दी और अमेरिका को पारिया बना दिया। देखें, ओपेक ने बार बार अमेरिका की इंस्ट्रक्शंस को, एक तरह से ऑर्डर्स को रिजेक्ट किया, और पेट्रोल प्रोडक्शन और पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से अमेरिका को सपोर्ट नहीं किया, जिसका नतीजा ये निकला कि पेट्रोल $100 पर बैरल से ऊपर चला गया, जो कि रशिया को सूट करता है। और रशिया का बजट बैलेंस करने में आसानी रहती है कि आफ्टर ऑल रशिया इस वक्त अपनी जो इनकम है इसकी, वो ज़्यादातर पेट्रोल और गैस की एक्सपोर्ट से होती है, और इसका पेट्रोल की प्रोडक्शन कम और प्राइस बढ़ाने से अमेरिका में मामला बहुत ख़राब होते हैं, और उससे अमेरिका की फेडरल कॉरपोरेट सेक्टर, बैंक्स, हाउसिंग मार्केट और बाकी सब जगहों पे बड़ा प्रेशर आता है और इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो इस तरह से सऊदी अरब इस वक्त अमेरिका के जो बाइडन की गलत, क्योंकि जो बाइडन ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान और फिर जीतने के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद, खशोगी केस, जमाल खशोगी केस को लेके सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई थी, और लगता ये था कि उस कैंपेन का असर मोहम्मद बिन सलमान को बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और सऊदी अरब के ख़िलाफ़, जो मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ जो अमेरिका की जो एक कैंपेन है वो कामयाब होगी और सऊदी अरब प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और सऊदी अरब ने ना सिर्फ ये है कि उस प्रेशर को सस्टेन किया, बल्कि आज मोहम्मद बिन सलमान पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर बन के सामने आए हैं। अजीज़ दोस्तों, अभी सऊदी अरब में एक मीटिंग हुई थी जिसमें जैक सुलिवान, जो कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो आए थे, और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मीटिंग हुई, जिसमें काफ़ी ज़रूरी पॉइंट्स डिस्कस किए गए। और वहाँ पे एक 4 नेशन कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग हुई जिसमें भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब भी थे, और इमारात के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी उस मीटिंग में शामिल हुए थे। और उसमें कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें डिस्कस हुई कि किस तरह आगे रीजन के मामलात को, ख़ास तौर पे सऊदी अरब, ईरान का जो
एग्रीमेंट हुआ है, इसके बाद किस तरह रीजन के मामलों को आगे बढ़ाया जाए। अजीज़ दोस्तों, इसी के साथ आपने देखा कि सऊदी अरब ने अपने लॉन्ग स्टैंडिंग डिफरेंस जो हैं ईरान के साथ, उसको वाइंड अप किया, उसको ख़त्म किया, और अब वो एक नई दिशा पे चल पड़े हैं जो कि इस रीजन, देखें मिडिल ईस्ट है ना, उसका 1930s में आके अमेरिकन साइंटिस्ट को पता चल गया था कि यहाँ पे हैं एनर्जी रिसोर्सेज सारे, और उस वक्त दुनिया कॉलोनाइजेशन, ख़ास तौर पे ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो टोटली कॉलोनाइज थी, और ये अरब कंट्रीज़ हैं, मेजॉरिटी ब्रिटिश के कब्ज़े में थे, थोड़े बहुत फ्रांस का था, जैसे लेबनान में फ्रांस का था, इजिप्ट के कुछ इलाकों में फ्रांस का था, लीबिया जो था वो इटली के कब्ज़े में था, मोरक्को, अल्जीरिया वगैरह फ्रांस के कब्ज़े में था। ये मिडल ईस्ट जो है, इराक वगैरह। सऊदी अरब में क्या था कि एक तो हिस्टोरिकली सऊदी अरब की कोई हैसियत थी नहीं, एक डेजर्ट था, एक सहरा था, सिर्फ वहाँ पे मक्का मदीना में दुनिया भर का मुसलमान आता था उम्रे हज करने के लिए ऊँटों पे बैठ के, और वहाँ के सऊदियों का बेचारों का गुजारा इसी पे होता था। समझ लें कि रेगिस्तानों में टेंटों में रहते थे, कभी सऊदी अरब की तरफ किसी की तवज्जो गई नहीं। इम्पोर्टेंट अरब कंट्रीज़ कौन थे? इजिप्ट था जो कि फ़रौन के ज़माने की एक सिविलाइजेशन थी, इराक था जो कि बेबीलोन हिस्ट्री में जो मशहूर है, सीरिया, जो सीरिया के कई शहर हैं जो दुनिया के ओल्डेस्ट सिटीज़ में से आते हैं। तो ये इलाके ज़्यादा मशहूर थे, पॉलिटिकली स्ट्रेटजिकली ज़रूरी थे, जो कोलोनाइजेशन की तरफ गए। कभी भी सुपर पावर्स ने, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह ने सऊदी अरब में कब्ज़ा करने की ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं की कि बोले यार यहाँ पे मक्का मदीना है, फजूल में पूरी दुनिया के मुसलमानों को वो करना, यहाँ पे कब्ज़ा करके हमें मिलेगा क्या? ना इनके पास खाने को तो पैसा नहीं है। तो यहाँ पे छोटे छोटे कबीलों की हुकूमतें होती थीं, जैसे दुबई में दुबई के कबीले थे सबके, बहरैन में, कतर में, रियाद का जो इलाका था वो नजद कहलाता था, देहरान दमाम के इलाकों की अपनी एक छोटी छोटी, सबकी छोटी छोटी बादशाहतें थीं, कबीलों की इमारात कह लें आप। यहाँ जद्दा का जो प्रोविंस था हज्जाज प्रोविंस कहलाता था। वो हज्जाज प्रोविंस जो था वो मक्का और मदीना की वजह से इम्पोर्टेंट था, बस वो उसकी अलग एक हुकूमत थी अपनी। 1920s और 30s में आके जब अमेरिका और इंग्लैंड को पता चला कि एक तो साइंटिफिक तरक्की शुरू हो गई, हवाई जहाज़ बनने शुरू हुए, गाड़ियाँ बनने शुरू हुई, और ये जितनी तरक्की होती गई वो सब तरक्की पता चला पेट्रोल चाहिए उसके लिए, पेट्रोल की अहमियत का पता चला, गैस की अहमियत का पता चला, तो इस रीजन की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। तो इन्होंने फिर यहाँ के लिए डिज़ाइनिंग की, और डिज़ाइनिंग कुछ यूँ की कि सऊदी अरब में नजद प्रोविंस पे अब्दुल अजीज़ ख़ानदान की हुकूमत थी। अब्दुल अजीज़ के बड़े अल सऊद होते थे और उनके बेटे अब्दुल अजीज़। अल सऊद के दामाद जो थे वो वहाब, अब्दुल वहाब, जिस पे ये वहाबिज़म चला। वहाँ पे आप लॉरेंस ऑफ अरबिया, आपने अगर फिल्म देखी है या किताब पढ़ी है उससे आपको अंदाज़ा होगा, वहाँ पे अंग्रेज़ ने इन ख़ानदान की मदद की कि अब आप नॉर्थ में जाके कब्ज़ा करें, देहरान दमाम, क्योंकि पेट्रोल उस तरफ भी था, और नीचे आए हज्जाज की तरफ जिसमें मक्का, मदीना, ताइफ, इन शहरों को कब्ज़ा करें, पूरे सऊदी अरब पे कब्ज़ा करके आप एक कंट्री बना लें। और किंग अब्दुल अजीज़ अपने बेटों और अपने लश्कर के साथ पूरा सऊदी अरब फतह कर लिया। अब सऊदी अरब के नॉर्थ में देहरान दमाम के पास कुछ इलाके अंग्रेज़ ने अपने पास कब्ज़े में रखे। ये 1935 की बात है जो सऊदी अरब एक कंट्री बन के सामने आया, किंगडम ऑफ सऊदी अरब के नाम से। लेकिन नॉर्थ में एक पट्टी पे जहाँ आज दुबई है, अबू धाबी है, कुवैत है, कतर है, बहरैन है, उसको अंग्रेज़ ने अपने कब्ज़े में रखा
और साउथ में यमन। यमन एक हिस्टोरिकल कंट्री रहा था, वो आज़ाद, उसको अलग किया। और ओमान, अब इनको बाद में आज़ाद किया। जैसे ये इमारात है जो अबू धाबी, दुबई वगैरह, ये 71 में आज़ाद हुए। इससे पहले कुवैत आज़ाद हुआ था 60s में। ये सब थोड़े थोड़े वक्फे के बाद अंग्रेज़ ने आज़ाद किए और उनको अपने कंट्रोल में रखा, कॉन्ट्रैक्ट्स करके। ख़ास तौर पे अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का पुलिसमैन बन गया था, दुनिया का बदमाश बन गया था। अमेरिका ने कंट्रोल में रखा। अमेरिका के प्रेसिडेंट आइजनहोवर भी किंग अब्दुल अजीज़ से मिलने गए थे, रोज़वेल्ट भी मिले थे, शिप में जाके मिलते थे। और लगातार हर प्रेसिडेंट अमेरिका का जाता था सऊदी अरब। इवन निक्सन, और ये बीच में जो खड़ा है ये किसिंगर है, ये शाह फैसल से मिलने 74 में गए थे। 73 में अरब इसराइल वार हुई थी, उसमें ओपेक को पहली बार यूज़ किया गया था। तो अमेरिका को अलार्मिंग हुआ था कि ये फैसल ख़तरनाक है। 75 में फैसल फारिग मार दिया गया। ये सब अमेरिका वहाँ पे चीज़ें चलाता रहा और इनको यूनाइटेड नहीं होने दिया। एक तरफ ईरान और सऊदी अरब का मसला जारी रखा गया, दूसरी तरफ सऊदी अरब और अरब कंट्रीज़ को आपस में कहीं ना कहीं क्लैश ऑफ इंटरेस्ट करवाता रहा। लीबिया के कज़ाफ़ी और सऊदी अरब के शाही ख़ानदान के ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे, ये हिस्टोरिकल है। फिर जमाल अब्दुल नासिर जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने शाह फारूक को मार के रिवॉल्यूशन लाए थे, उनको शाह फैसल नहीं पसंद करते थे सऊदी अरब। तो ये चीज़ें चलती रहीं। आज की जो यंग लीडरशिप है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन को समझती है, वह हाफिजुल असद का बेटा बशारुल असद सीरिया में है, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब, मोहम्मद बिन राशिद दुबई, मोहम्मद बिन जैद अबू धाबी, सबके बेटे, शाह हुसैन का बेटा अब्दुल्ला उर्दन जॉर्डन, मलिक मोहम्मद मोरक्को, ये सब के बेटे जो वेस्ट के एजुकेशन हासिल करके आज के दौर की इकोनॉमिक पॉलिटिक्स को समझते हैं, उन्होंने अब ये जो अरब लीग की अभी कॉन्फ्रेंस हुई है ना 2-3 हफ्ते पहले, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो 11 साल बाद सीरिया के बशर अल असद को आने दिया, सीरिया को एंटर किया। और मोहम्मद बिन सलमान ने इस कॉन्फ्रेंस में ज़बरदस्त तकरीर की और उन्होंने कहा कि अब हम अरब वर्ल्ड को एक थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनने देंगे, एक झगड़ों का थिएटर नहीं बनने देंगे। इसी तरह हाफिजुल बशरुल असद ने भी अपनी स्पीच में क्लियर अल्फाज में कहा कि बहुत हो गया, ये वेस्ट की मतलबी सुपर पावर दुनिया को गलत तरीके से यूज़ कर रही है। अब वक्त आ गया है कि मल्टीपल पावर्स आएँ। अब आपको एक मामूली सी एक मिसाल देता हूँ कि अगर अरब वर्ल्ड खाली यूनाइट हो जाए, अरब वर्ल्ड जितने अरब कंट्रीज़ हैं, तो ये दुनिया का तीसरा सबसे पॉपुलेटेड इलाका होगा चाइना और इंडिया के बाद। इनका जीडीपी 3.5 ट्रिलियन होगा, 3.5 ट्रिलियन होगा। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी या 6ठी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी और इंडिया के बाद। ये दुनिया का 30% ऑयल प्रोड्यूस करेगा। अगर ये यूनाइट हो जाए तो ये एक नया बेस ऑफ पावर हो जाएगा। अब आप सोचें, चाइना, अरब वर्ल्ड, इंडिया, दुनिया में अमेरिका और वेस्ट की चौधराहट ख़त्म हो जाए। इसीलिए अमेरिका एक तरफ इसराइल से लड़ा के रखता है, एक तरफ अरब को आपस में लड़ा के, जैसे अभी सीरिया को लड़ा के रखा, गद्दाफ़ी को लड़ा के रखा, सद्दाम हुसैन से सऊदी अरब के पंगे। हालांकि यही सद्दाम हुसैन को सऊदी अरब इराक ईरान वॉर में मिलियंस ऑफ डॉलर पर वीक देता था,
मेरे फादर उस वक्त स्टेट बैंक सऊदी अरब की सेंट्रल बैंक जो थी, सऊदी अरबियन मॉनेटरी एजेंसी सामा, उसके गवर्नर के पीए थे। वहां से सारा पैसा निकलता था, सब पता चलता था। मेरे फादर बताते थे कि इराक ईरान वॉर में सऊदी अरब मिलियंस ऑफ डॉलर पर वीक इराक की मदद कर रहा है। पूरा अरब वर्ल्ड ईरान से लड़ाई में सद्दाम हुसैन के साथ खड़ा था। क्या वजह हुई कि 90 में आके इनका झगड़ा हो गया, सद्दाम हुसैन और इसका। 81 से 89 ईरान इराक वार चलती है। 89 का मामला ख़त्म होता है। सद्दाम हुसैन अमेरिका की एम्बेसडर को बुला के कहता है कि वो जो इलाका है ना, एक कन्फ्लिक्ट वाला जो डिस्प्यूटेड है बिटवीन कुवैत एंड इराक, और वो पेट्रोल रिच इलाका है, वो हमारा है, और कुवैत ने उस पर कब्ज़ा करके रखा है। हम बिजी थे ईरान के साथ जंग में, कुवैत ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, वो हमारा इलाका है। तो अमेरिकन एम्बेसडर ने कहा हमारा मसला नहीं है, ये तुम्हारा आपस का मसला है। तो सद्दाम हुसैन ने उसको क्लियर अल्फाज में बोला। न्यूज़वीक मैगजीन में ये इंटरव्यू छपा है उस एम्बेसडर का। सद्दाम हुसैन ने उससे क्लियर अल्फाज में कहा कि हम फिर कुवैत के साथ जंग करेंगे। उसने कहा तुम्हारा मसला है, नॉट आवर इशू। इंकरेज किया सद्दाम हुसैन को। सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे हमला किया। अमेरिका ने फौरन, जॉर्ज बुश सीनियर था उस वक्त, सऊदी अरब को डराया कि ये तो अब सद्दाम हुसैन तुम्हारे ऊपर भी आके हमला करेगा, कब्जा करेगा। सऊदी अरब ने फौरन उनके साथ एग्रीमेंट किया। अमेरिकन फौजें आ गई। हिस्ट्री सब आपको पता ही है। ये अमेरिका की कोशिश होती थी, इनको लड़ाते रहो आपस में। आज ये यंग जनरेशन डेवलपमेंट की तरफ आई है। ये सऊदी अरब में कोई सोच सकता था आज से 5 साल पहले कि लड़कियां ड्राइव करेंगी? आज लड़कियां खाली ड्राइव नहीं कर रही, नासा के रॉकेट में बैठ के ये पहुंच गई, रायाना बरनाबी स्पेस में। लड़कियां, ये किंग सलमान है ना जो इस वक्त, मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा भाई है एक। मैं जब सऊदी अरब गया ना 1984 में जॉब करने के लिए, तो उसी साल पहला मुस्लिम स्पेस में जाने वाला ही मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा भाई था, जहां तक मुझे याद पड़ता है। लड़कियों का नहीं तस्वुर था। 5 साल पहले गाड़ी चलाने की कोई सोच नहीं सकता था। आज पर्दा भी नहीं है, बुर्का भी नहीं है, देखें आपके सामने स्पेस जा रही हैं। ये आज की नई अरब वर्ल्ड है जो सोशल डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बिलीव करती है। अजीज दोस्तों, बहुत लंबा हो जाता है। मैं 2 खबरों के साथ फिर इंडिया का अटैचमेंट देखूंगा। अजीज दोस्तों, हमास का सऊदी अरब से पंगा है। हमास बेसिकली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे मानी जाती है। अभी पैलेस्टाइनियन प्रेसिडेंट अब्बास सऊदी अरब आए थे, मोहम्मद बिन सलमान से मिले, और उनके साथ हमास के हानिया, इस्माइल हानिया और मेजर जनरल मजीद फरज, हेड ऑफ जनरल इंटेलिजेंस सर्विस पैलेस्टाइन, ये भी आए थे और उन्होंने उम्रा किया। मोहम्मद बिन सलमान से खाली प्रेसिडेंट अब्बास ही मिले थे, लेकिन इन्होंने उम्रा किया और सऊदी अरब ने पहली बार इनको अलाउ किया। अब आते हैं अजीज़ दोस्तों इंडिया और अरब कंट्रीज़ की रिलेशनशिप के ऊपर। तो अजीज़ दोस्तों, इंडिया के कैबिनेट में अभी एक प्लान डाला गया है कि इंडिया का जो पावर ग्रिड है वो सऊदी अरब और इमारात से अंडर द सी केबलिंग करके जोड़ा जाए, जिसके लिए इंडिया की कैबिनेट जैसे ही अप्रूवल देगी तो इंडिया, सऊदी अरब और
इमारात के साथ अपने पावर ग्रिड को लिंक कर देगा अंडर द सी के ज़रिए, जिसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा इंडिया के पावर सेक्टर के ऊपर। ये बात रिन्यूएबल एनर्जी और पावर के इंडिया के यूनियन मिनिस्टर राजकुमार सिंह ने कही है। अजीज़ दोस्तों, हम अगर छोटा सा आपके सामने एक वो रखेंगे कि इंडिया के जो ट्रेडिंग पार्टनर गल्फ़ में हैं, उसमें इमारात सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, फिर सऊदी अरब है, फिर कतर है, फिर कुवैत है, फिर ओमान है, फिर बहरीन है। अजीज़ दोस्तों, इंडिया की 3 सबसे बड़ी इंपोर्ट है ना जो अरब कंट्री से, जीसीसी में 6 कंट्रीज आते हैं, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और इमारात। तो जीसीसी कंट्रीज से इंडिया की 3 बड़ी इंपोर्ट है ना, वो है 40% टोटल इंपोर्ट का क्रूड पेट्रोलियम है, 18% गैस है और 8% डायमंड है। ये इंडिया इंपोर्ट करता है। और इंडिया एक्सपोर्ट जो करता है ना, वो टोटल एक्सपोर्ट का 14% है ना, वो रिफाइंड पेट्रोलियम है, कि वहाँ से क्रूड पेट्रोलियम आता है, रिफाइन होकर फिर यहाँ जाता है। जैसे आपके पास रिलायंस रिफाइनरी है और बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं। ज्वेलरी है 8% जाती है, चावल 7%। अजीज़ दोस्तों, इंडिया का जो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड है ना, उसका 20% ये अरब कंट्रीज जीसीसी के 6 कंट्रीज़ के साथ है। जो 6 कंट्रीज़ जीसीसी के हैं, उनके साथ जो ट्रेड है ना, वो इंडिया की टोटल ट्रेड का 20% है, जिसमें इमारात सबसे ज़्यादा है। इमारात से इंडिया की ट्रेड 7% है। टोटल इंडिया की ट्रेड का 7% इमारात से है, 4.1% सऊदी अरब से है, 3.3% इराक से है, 1.4% कतर से है। अजीज़ दोस्तों, इंडिया का मैन पावर भी अरब कंट्रीज़ में बहुत है। बहरीन में 3,23,000 इंडियन जॉब करते हैं, कुवैत में 1 मिलियन इंडियन जॉब करते हैं, ओमान में 7,80,000, कतर में 7,56,000, सऊदी अरब में 26 लाख 2.6 मिलियन और इमारात में 34 लाख 3.4 मिलियन इंडियंस काम करते हैं। अजीज़ दोस्तों, इंडिया का अरब कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा ट्रेड है। अरब कंट्रीज़ की फूड ग्रेन्स, जिसमें दालें, चावल, गंदुम, डेयरी, जिसमें दूध, दही, मक्खन, पनीर, बुचरी, जिसमें चिकन, गोश्त, डेयरी में अंडा भी आ गया, चिकन, लैम गोश्त, दूसरा ये जो दूसरे परिंदे होते हैं, रैबिट, ये फिशरी, ये मेजर इंडिया, सऊदी अरब और अरब कंट्रीज़ को सबसे बड़ा सप्लायर इंडिया है। मैंने लास्ट ईयर इस पे एक पूरी वीडियो बना के आपके सामने रखी थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि फूड, ये जो डेयरी, बुचरी, फूड, टोटल जो रिक्वायरमेंट है ना, वेजिटेबल, फ्रूट इन अरब कंट्रीज़ की, उसका 40% इंडिया से जाता है। जितना ज़रूरी आपके लिए एनर्जी रिसोर्सेज है ना, इसी इतना ही ज़रूरी आपके लिए फूड भी होता है। तो अगर भारत वहाँ से एनर्जी रिसोर्सेज ख़रीदता है तो भारत वहाँ पे फूड भी सप्लाई करता है। भारत पाकिस्तान की तरह नहीं है, पाकिस्तान भीख मांगने जाता है, इस्लामिक कार्ड खेल के उनके साथ ताल्लुकात बनाता है। भारत का बराबरी का पार्टनरशिप है, इज़्ज़तदार। और आज की यंग जनरेशन जो सऊदी अरब और अरब कंट्रीज़ की जो लीडरशिप है, वो भारत को इज़्ज़त से देखती है, हिंदुओं को इज़्ज़त से देखती है। तसव्वुर कर सकते थे आप, वहाँ पे मंदिर बनेंगे, वहाँ पे ये सब कुछ होगा, रामायण पढ़ाई जाएगी, वहाँ पे योगा होगा, ये आज हो रहा है। आज वहाँ की लीडरशिप इज़ डिफरेंट। आज उनको पता है कि पाकिस्तान हमारे साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग और इन चीज़ों से खेलता है, और पाकिस्तान एक बोझ है, धरती पे बोझ है।
ये इंडिया है जो एक हिस्टोरिकल जायंट है और फ्यूचर जायंट है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्ट।